अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग स्मिथ चार्ट का ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग स्मिथ चार्ट की मदद से सॉल्व करेंगे और इसकी सारी वैल्यूज़ हम लोगों को निकालनी होगी। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि हमें डिटरमाइन करना है SWR कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ अ क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर and the distance the transformer must be placed from the load to match a 75 ohm transmission line to a load ZL। ZL की वैल्यू हमारे पास क्या है 25 माइनस J50 ओम। तो Z नॉट है, SWR निकालना है। Z नॉट कौन से का, यहाँ पर वेव ट्रांसफार्मर क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर। तो ये मैंने WTG लिख दिया है, सॉरी इधर क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर ये लिखना था। तो क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर और इधर भी क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर हम लोगों को पता लगाना है Z नॉट। तो सबसे पहला हमारे पास इसमें चार्ट में क्या काम होता है, जो भी हमारे पास लोड इम्पिडेंस दी हुई होती है उसको हम लोग कराते हैं नॉर्मलाइज हमने कराया। नॉर्मलाइज कराने के लिए Z नॉट से डिवाइड करना होता है। अब ये वाली Z नॉट, और इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये Z नॉट हमारे पास गिवन है, हम लोगों को एक ट्रांसफार्मर की Z नॉट निकालनी है। अब वो ट्रांसफार्मर कौन सा है, क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर। तो ये Z नॉट अलग है, ये Z नॉट अलग है, तो इससे डिवाइड कराना होता है आपको नॉर्मलाइज कराने के लिए। तो मैंने डिवाइड कराया तो मेरे पास आंसर क्या है 0.33 माइनस 0.66 आयोटा, और इम्पिडेंस है तो यूनिट ओम। अब इसके बाद क्या स्टेप होता है कि मैं इस ZL को प्लेस कराता हूँ स्मिथ चार्ट पर। तो अब स्मिथ चार्ट निकाल लेते हैं। स्मिथ चार्ट मैंने निकाला, मुझे प्लेस क्या करानी है वैल्यू 0.33 माइनस 0.66 आयोटा। तो मुझे पता है कि भाई ये वाले जो सर्कल्स हैं ये रियल पार्ट होते हैं। रियल पार्ट में मैं देखूंगा 0.33 कहाँ आ रहा है, मुझे पता है ये 1 है, 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3। अब 0.3 0.32 और यहाँ पर हमारे पास 0.33 ये होगा, क्योंकि ये 0.3 होता है, ये 0.32 होता है, ये 0.34 होता है, ये 6 होता है, और ये फिर 0.8 होता है, और ये 0.4 हो जाता है। तो 0.33 किसके बीच में आएगा, 0.2 और 0.4 के बीच में, 32 34 इसके बीच में आएगा। तो मैंने कहाँ लगा दिया, इसके बीच में लगा दिया 0.33। सही है। अब रियल पार्ट तो आ गया, अब इमेजिनरी, अब क्योंकि माइनस में तो मुझे नीचे वाली इमेजिनरी लाइंस देखनी पड़ेंगी, ये जो लाइंस हैं। अब माइनस में वैल्यू क्या है 0.66, तो मैं देखूंगा कि भाई ये वाली लाइन से 0.66 का है, यहाँ पर है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 ये रहा। तो मैं आऊँगा इधर, यहाँ पर मैं लाइन बनाऊँगा 0.6, तो 0.65 था ना, तो 66 था, तो 65 तो ये रहा, 66 इधर होगा, तो मैं इधर से लेके जाऊंगा 0.66 0.66 0.66। अभी समझ लें कि सर्कल नहीं बनाया हुआ है, सही है। 0.66 मेरे पे इधर आ गया, और रियल पार्ट की वैल्यू क्या थी 0.33, तो मैं इधर से लेकर आऊँगा 0.33 0.33 इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब ये जो इस लाइन पर मुझे कट करके देगा, यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये 0.66 आ गया, और ये जो लाइन आ रही है 0.33 आ गई। अब ये जो दोनों आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, मैं वहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा, वहाँ पर मैं पॉइंट लगाऊंगा, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा ZL हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ZL 0.33 माइनस का 0.66 आयोटा। तो यहाँ पर हमने ZL की वैल्यू प्लेस कर दी, प्लॉट कर दी स्मिथ चार्ट पर। अब इसके बाद आगे चलते हैं, हमें क्या करना होता है। तो प्लेस कर दी प्लॉट ZL ऑन स्मिथ चार्ट एंड ड्रॉ SWR सर्कल। अब स्मिथ चार्ट पर ZL तो प्लेस कर दिया, अब बारी आएगी SWR सर्कल बनाने की। अब SWR सर्कल कैसे बनाते हैं कि भाई हम लोग प्रकार लेते हैं, प्रकार रखते हैं हमारे पास सर्कल के 1 पर। तो मैंने रख दिया, ये 1 आ गया, 1 पर रखा, और इस ZL के पॉइंट पर रखा, ये ZL के पॉइंट पर मैंने रखा, और यहाँ से अब मुझे सर्कल बनाना है। तो मैं ये करके यहाँ पर मैंने सर्कल बनाया यूँ कर कर। अब सर्कल बनाने के बाद मेरा सर्कल जो इस लाइन पर कट कर रहा है ये होता है हमारे पास SWR। तो ये कट कहाँ कर रहा है मैं दिखाता हूँ। कट देखिए यहाँ पर ये हमारे पास 4 है, 4.2 4.5 और ये 4.6।
तो ये हमारे पास 4.6 पर कर रहा है। अब क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यूज़ लिखी हुई है तो नज़र हो सकता है सही से ना आ रहा हो, लेकिन ये कट 4.6 पर कर रहा है। तो मैंने यहाँ से लाइन लेके गया, क्योंकि मैं यहाँ पर SWR की वैल्यू लिखता तो नज़र ही नहीं आता, तो यहाँ से एक लाइन लेके गया और मैंने लिख दिया यहाँ पर कि भाई SWR जो कितना आ रहा है 4.6 आ रहा है। तो यहाँ से 4.6 SWR भी आ गया हमारे पास। तो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या करना है। SWR आ गया, ZL प्लेस कर लिया, वो सर्कल भी बना लिया। तो क्या क्या वैल्यूज़ आ गई, SWR हमारे पास हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अभी D बाकी है और Z0 जो हमारे पास क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का है बाकी है। SWR सर्कल बनाया। अब क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन SWR सर्कल एट 1.25, सॉरी ये तो दूसरा सवाल है, नहीं वही है, 1.25 लैम्डा टूवर्ड्स जनरेटर। मैंने ये गलत लिख दिया है, ये नहीं आएगा, सॉरी ये तो सवाल में गिवन ही नहीं था, ये पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया। अब हमारे पास हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये आ गया, अब पहले डिस्टेंस कर लेते हैं, उसके बाद ये, क्योंकि डिस्टेंस ज़रूरी है। पहले डिस्टेंस कर लेते हैं। तो डिस्टेंस देखिए कहाँ से कहाँ तक का, क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर एंड द डिस्टेंस द ट्रांसफार्मर मस्ट बी प्लेस फ्रॉम द लोड। अब ट्रांसफार्मर कहाँ लगा हुआ होता है, ट्रांसफार्मर जनरेटर ही होता है हमारे पास। जनरेटर कहाँ होता है, इनपुट पर। तो इनपुट तो बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का डिस्टेंस लोड से कितने फासले पर होना चाहिए। द डिस्टेंस द ट्रांसफार्मर मस्ट बी प्लेस फ्रॉम द लोड, लोड से कितने डिस्टेंस पर ट्रांसफार्मर प्लेस होना चाहिए। तो लोड हमने लगा लिया है, तो लोड से मैं क्या करूँगा कि एक यहाँ से सर्कल जो 1 है, 1 से मैं एक लाइन पास करूँगा जो 1 ये ZL से पास होनी चाहिए, और ये सर्कल के बाहर तक मैं लाऊंगा। और मैं देखूँगा कहाँ पर, ये वाली लाइन पर, क्योंकि ये वाली लाइन हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर हमारे पास मैंने ये बताया था पिछली वीडियो में कि ये देखें, वेव लेंथ टूवर्ड्स जनरेटर, मतलब लोड से जनरेटर तक का फासला, यूँ चलते हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ से यूँ चलता हुआ आ रहा है, तो ये कट कहाँ कर रही है, तो ये कट कर रही है 0.4 पर। सीधा कर देता हूँ मैं, कट कर रही है कहाँ, 0.39, और ये 0.4 पर कट कर रही है। तो मैंने इस पॉइंट को अपनी मर्जी से A डैश का नाम दिया है 0.4, सही है 0.4। अब याद रखिएगा कि ZL कितने लैम्डा के डिस्टेंस पर है, 0.4 लैम्डा के डिस्टेंस पर प्लेस है ZL। मैं सर्किट बना देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये हम लोग, ये ट्रांसफार्मर है भाई जहाँ पर Zin भी होता है, सही है। ये हमारे पास लोड है, सही है। अब लोड कौन से डिस्टेंस पर मौजूद है हमारे पास, लोड ने बता दिया, हमने जो कैलकुलेट किया, लोड 0.4 लैम्डा के डिस्टेंस पर मौजूद है। अब Zin भी हम लोगों को पता लगाना है, Zin कहाँ पर मौजूद है। अब Zin कैसे पता लगाएंगे, Zin तो हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करना होता था कि भाई डिस्टेंस होता था, ZL का डिस्टेंस हम लोग प्लेस करते थे ट्रांसमिशन लाइन के डिस्टेंस के साथ। अब यहाँ पर तो ट्रांसमिशन लाइन का डिस्टेंस ही नहीं गिवन है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग देखेंगे कि ये सर्कल जो है रियल एक्सिस पर कहाँ क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्रॉस कर रहा है कितने पर, 0.2, और ये हमारे पास 0.22 ये होती है। तो ये ज़रा सा आगे 0.221 लिख लें या 0.22 ही लिख लें, वही होता है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने तो यहाँ पर 0.22 लिखा हुआ है। ये हमारे पास Zin है, ये हमारे पास Zin होता है क्योंकि ये रियल एक्सिस पर कट कर रहा होता है। ये हमारे पास Zin है। तो Zin की सिर्फ रियल वैल्यू पता है अभी हमें, रियल वैल्यू हमने SWR सर्कल से निकाल ली, लेकिन इमेजनरी पार्ट हम लोगों को नहीं पता लग सकता, एक यहाँ आएगा कहाँ आएगा। तो रियल पार्ट तो हमने इस तरीके से करके निकाल ली कि भाई 0.22 है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई Zin का जो रियल पार्ट था ना 0.22 वो मैंने लिख लिया। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसे जो निकालते हैं वो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड होता है, इसको डी नॉर्मलाइज भी कराना पड़ेगा। डी नॉर्मलाइज कराने के लिए Zin को किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 75 से। तो 16.5 मेरे पास ओम Zin आ गया। तो Zin मेरे पास आ गया। अब हम लोगों को पता है कि ZL पर कितने डिस्टेंस पे मौजूद है, 0.4। अब Zin मुझे पता लग गया कि क्या क्या था, यहाँ पर आ रहा है 0.22। तो मैं क्या करूँगा, एक सर्कल से ऐसी लाइन बनाऊँगा जो 0.22 से पास हो और सर्कल के बाहर ले जाऊँगा। सर्कल के बाहर ले गया मैं। अब यहाँ पर मैं देखूँगा लैम्डा की वैल्यू
कितनी है, तो यहाँ पर तो 0 पर है, तो 0 पर वैल्यू हमारे पास 0.5 होती है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा सर्कल है यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, सही है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा आ रहा है, तो यहाँ पर वापस आने के बाद जो इसकी वैल्यू होती है वो 0.5 होती है, लैम्डा 0.5 होती है। ये पूरा सर्कल 0.5 लैम्डा है, इस तरीके से होता है। तो 0 पर है तो 0.5 लैम्डा। अब वो डिस्टेंस कौन सा पूछ रहा था हमसे, डिस्टेंस कौन सा पूछ रहा था, हम लोग चेक कर लेते हैं। डिस्टेंस पूछ रहा है कि भाई ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर होता है इनपुट पर, तो जेड एन से डिस्टेंस ट्रांसफार्मर जेड इन जेड एल से कितने फासले पर लगाऊं, जेड इन जेड एल से कितने फासले पर लगाना है। तो जेड इन हमारे पास मौजूद है 0.5 लैम्डा पर और जेड एल हमारे पास मौजूद है 0.4 लैम्डा पर। तो बोल रहा है जेड इन को जेड एल से कितने फासले पर लगाऊं, जेड इन को जेड एल से कितने फासले पर लगाऊं। तो हम लोगों को पता लग गया कि जेड इन यहाँ पर है और जेड एल यहाँ पर है, इन दोनों के दरमियान आपस में कितना डिस्टेंस होगा, ये पूछा हुआ है हमसे। तो ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है मैं माइनस कर दूं इस पूरे सर्कल में से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे चाहिए, सही है, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए। अगर मैं इस पूरे सर्कल में से ये हिस्सा माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, आ जाएगा। हमें यही मालूम करना है। मुझे पता है कि इस पूरे सर्कल का डिस्टेंस क्या है 0.5 लैम्डा और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है 0.4 लैम्डा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस पॉइंट का अपनी मर्जी से नाम दे दिया डी और इस पॉइंट का जहाँ 0.4 लैम्डा था मैंने वो रिप्रेजेंट कर दिया ए डैश से। तो मैं क्या करूँगा, डी 0.5 है जो इस पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है 0.5, इसकी वैल्यू 0.5 है इस पूरे की वैल्यू, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 0.4 है, तो 0.5 में से 0.4 मालूम करूँगा तो माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा डिस्टेंस। तो ए डैश, तो डी में से मुझे माइनस क्या करना है ए डैश, तो डी माइनस ए डैश 0.5 माइनस 0.4 0.1 लैम्डा। एस डब्ल्यू आर मैंने बता दिया था 4.6 आया, डी हमारे पास क्या आ गया 0.1 लैम्डा। अब क्या क्या आ गया, एस डब्ल्यू आर आ गया, डी भी आ गया, क्या निकालना है जेड नॉट क्यू डब्ल्यू टी, इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला यहाँ तक मैंने समझा दिया था। 16.5 कैसे आया, नॉर्मलाइज था, डी नॉर्मलाइज कराएंगे तो 75 जेड नॉट से मल्टीप्लाई कराएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस निकालनी है किसकी, क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की। इसका क्या फॉर्मूला होता है, जेड इन मल्टीप्लाई बाय जेड नॉट। जेड इन मुझे पता है कितना आ गया 16.5 और जेड नॉट मेरे पास कितना है 75, मैंने रूट में रखा तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 35.1 ओम। तो यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस भी आ गई क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की। तो जेड इन को कुछ सवाल में आप लोगों को हो सकता है जेड ए भी बोला हुआ हो और आर एल भी बोला हुआ, तो ये सारी चीज़ सेम चीज़ होती है, इनमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेम ही होता है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास जेड नॉट क्यू मेगा टी भी टू क्यू डब्ल्यू टी भी कैलकुलेट। अब एक और चीज़ भी होती है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन डिग्रीज, ये वाला जो है, ये वाली जो लाइन है ये एंगल ऑफ कोएफिशिएंट इन डिग्रीज। तो अगर आपसे किसी सवाल में एंगल ऑफ कोएफिशिएंट इन डिग्रीज भी पूछा हुआ हो ना, तो आपने क्या करना है, जेड एल से हमने लाइन तो बनाई हुई है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि इस लाइन पे क्या वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास ये वाली जो लाइन थी ना वो एंगल ऑफ कोएफिशिएंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट थी, मैं इसके साथ लेके जा रहा हूँ। तो इधर देखें क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ कोफिशेंट इन डिग्रीज रिफ्लेक्शन कोफिशेंट। तो ये वाली लाइन पे मैं देखूंगा, सेकंड वाली थी, यहाँ पे देखूंगा जेड एल कहाँ पर क्रॉस कर रहा है, इधर क्रॉस कर रहा है, तो मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। ये मैंने क्रॉस सीधा किया, तो मुझे देखना है कि यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है। तो देखें -100 102 104 106 108, तो डायरेक्ट 108 पर क्रॉस करिए। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 108, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर माइनस का 108। और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का भी एक फार्मूला होता है 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कैलकुलेट करना, तो स्मिथ चार्ट से ही कर लें तो वो ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये वाला सवाल भी सॉल्व, सारी चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
एंड अल्लाह हाफिज़।